Hello students, in the previous lecture we have studied the magnetic properties of lanthanoids and lastly we have discussed some numericals. बच्चे जिसका भी माइक ऑन है प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो माइक सिर्फ तभी ऑन करें. लास्टली हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड्स पढ़ रहे थे. उसमें हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे. एक दो न्यूमेरिकल मैं और करा देती हूँ प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, कल हमने जब स्टडी किया था तो हमने एक्सप्रेस किया था दो टर्म्स में. फर्स्ट टर्म हमारे पास ये थी कि हम उसमें ये बता सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है. सेकेंडली हम ये बता सकते हैं कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है. ठीक है, तो आई थिंक वो तो आपको सबको समझ आ गया था कि डायमैग्नेटिक कब होता है और पैरामैग्नेटिक कब होता है. जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें प्रेजेंट तो पैरामैग्नेटिक रहता है. जब उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है. तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि मैम एक बार रिपीट कर दें, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और हो जाए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए. तो मैं यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल्स और करा देती हूँ. कल हमने जैसे किया था, हमने दो फॉर्मूला स्टडी किए थे. मैंने बताया था आपसे मैग्नेटिक मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से. म्यू एस प्लस एल. ये एस और एल क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी स्टडी करना है एंड ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स भी हमें स्टडी करना है. ठीक है, तो मैंने यहां से आपके पास दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे. म्यू एस प्लस एल एक तो किसके इक्वल होता है 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1 अंडर रूट. एक तो इसके इक्वल होता है. मैंने बताया था ये आपको कब यूज करना है, या तो वहां पे एम्प्टी f ऑर्बिटल्स हो या फिर क्या हो हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर क्या हो फुल फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो. ये आपको तब यूज करना है. जैसे कल मैंने डिस्कस भी किया था ना, गैडोलीनियम 3 का केस डिस्कस किया था. ठीक है, अभी बता दूंगी, एक बार रिपीट कर दूंगी, ये भी समझ में आ जाएगा. और फिर सेकेंडली जो हमने फॉर्मूला यूज करना है वो भी समझ में आ जाएगा. सेकेंडली हमने क्या किया था, ये तो इसके एग्जांपल हो गया. लेंथेनम का भी ले सकते हो आप, कल मैंने बता दिया था ये आपको. ठीक है, यहां पे S क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, और L क्या है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर. ठीक है, इसको कैलकुलेट करना मैंने आपको बताया था. ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं इस एग्जांपल को रिपीट कर रही हूँ. गैडोलीनियम 3. ठीक है, गैडोलीनियम 3 करने से पहले हमें गैडोलीनियम की क्या पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए. यस और नो, यस और नो. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बताएंगे आप. वेरी गुड. 4f7 5d1 एंड 6s2. कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना बहुत जरूरी है. अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इट्स +3 ना. सो वी 3 इलेक्ट्रॉन्स 4f7 5d0 एंड 6s0. अब इसके अंदर हमें क्या बतानी है, म्यू की वैल्यू. ठीक है, अब इसमें देखो S कैसे निकालेंगे और L कैसे निकालेंगे ये पता करना है. उसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, सबशेल्स कितनी होती हैं, 7 होती है. ठीक है, तो हम बना लेंगे इसको. मैं यहां बना के दिखा देती हूँ आपको. हम इस तरीके से बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो F कितने हैं इसमें, 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7.
ठीक है, तो S की वैल्यू कैसे पता चलती है? S क्या होती है? स्पिन होती है, लेकिन यहाँ कितना होना चाहिए? टोटल स्पिन। तो टोटल स्पिन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक की स्पिन कितनी होती है? अगर वो अपवर्ड में है तो प्लस हाफ, और अगर वो डाउनवर्ड में होता है तो क्या होती है? माइनस हाफ। तो प्लस हाफ के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7/2। ये कल मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर हमें करनी होती है L की वैल्यू। अब L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए? देखो L के लिए हमें इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि +3 +2 +1 0 -1 -2 है -3, ठीक है, ये हमें पता होने चाहिए। तो L कैसे होगा? देखो +3 जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने से मल्टीप्लाई करते जाते हैं वैल्यूज को। यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 3 × 1 1 आएगा, प्लस में 2 × 1 2 आएगा, प्लस में 1 × 1 1 आएगा, 0 × 1 0 आएगा, -1 × 1 क्या आएगा? -1 आ जाएगा, -2 × 1 -2 आ जाएगा, -3 × 1 -3 आ जाएगा। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल, प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल। ओवरऑल क्या बच गया? L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। ठीक है, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, इसके अंदर S की वैल्यू पुट कर दो और इसके अंदर L की वैल्यू पुट कर दो। कर देती हूँ वो भी। देखो म्यू S + L = 4 × S की वैल्यू बताना कितनी आई है? 7/2। तो 4 × 7/2 ब्रैकेट में 7/2 प्लस में 1 प्लस में L की वैल्यू क्या है मेरे पास? 0। तो 0 और 0 + 1 क्या हो गया? 2 × 2 = 4, तो ये क्या देगा? 14 × 7/2 + 1 प्लस में 0। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? सॉल्व कर लेंगे इसको। 7 प्लस में कितना हो जाएगा? 2 9/2, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, 2 7 जा, तो ये क्या रहेगा? ये अंडर रूट साथ में है, तो √63 और √63 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? निकाल लेंगे आप, 7.9 बोहर मैग्नेटन। क्या किसी को प्रॉब्लम है इस न्यूमेरिकल में? ये सुनो, ठीक है। अब मैं ये तो थे हमारे पास जब हमने हाफ फील्ड और फुल फील्ड या फिर एम्प्टी की बात की, किसी को कोई डाउट ना रहे इसीलिए मैं आपको ऐसा न्यूमेरिकल भी करा देती हूँ जिसमें आपको जी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेंथी जरूर होता है लेकिन बहुत इजी रहेगा। इसको रब कर रही हूं मैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। मैंने आपको क्या बताया था? ये तो उन तीनों के लिए था। सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बताया था म्यू कैलकुलेट करने का। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि जी और साथ में क्या रहेगा अंडर रूट में? जे प्लस 1, ठीक है। क्या यूज करना है आपको? जे प्लस 1। अब मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये जे क्या है? ये कपलिंग कांस्टेंट है। कपलिंग कांस्टेंट यानी एल और एस मिलके क्या करते हैं? कपलिंग करते हैं। यानी जब भी लैंथेनॉइड्स में एल की वैल्यू और एस की वैल्यू दोनों की वैल्यू प्रेजेंट होती है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर भी प्रेजेंट होता है और ऑर्बिटल मोशन भी प्रेजेंट होता है। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन जब प्रेजेंट होते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाती है? कपलिंग हो जाती है। तो ये एक नया क्वांटम नंबर आता है जे, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट, यानी वो L + L के इक्वल भी होता है और वो L - L के इक्वल भी होता है। L + L के इक्वल कब होता है? जब जो शेल है हमारी ऑर्बिटल है वो मोर देन, अगर प्लस है तो मोर देन हाफ फील्ड, और L - S कब होती है? जब हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो लेस देन हाफ फील्ड। अब लेस देन और मोर देन आई थिंक समझ में आ रही होंगे। मैं एग्जांपल दे देती हूँ एक बार, जैसे मैं डायस्ट्रोसियम की बात कर रही हूँ, ठीक है। डायस्ट्रोसियम 3 के अंदर मेरे को म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो डायस्ट्रोसियम 3 का पहले मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है। डायस्ट्रोसियम कौन से नंबर पे आता है? एक गॉट टू बी डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्स हो गया मतलब काउंट कर लेंगे आप कितने में आ जाएगा, ये आएगा 66 पे, ठीक है। अब मुझे पहले मैंने डायस्ट्रोसियम लिखा है 66 पे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कोई भी बता सकता है? एक गॉट में तो क्या होता है, F7 आ जाता है ना, टू बी डिस्पर्स हो गया, यानी क्या आ जाएगा 4F9, 7 के बाद देखो मैंने बताया था 8 नहीं आएगा, तो 8 गॉट टू बी, तो उसमें F7 तक ही आएगा, डिस्पर्स में क्या आ जाएगा F9 आ जाएगा। फटाफट से हमें ये आनी चाहिए, बस ये आते ही तो हमारा क्वेश्चन आसान होता है करना, कॉन्फ़िगरेशन आते ही साथ में क्या आ जाएगा 5D1 एंड 6S2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, हमें dy3 चाहिए, ठीक है। अब dy3 चाहिए तो आप क्या करेंगे 4F9 5D0 एंड 6S0। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब बताना ये जो F है ये मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन हाफ फील्ड है, जल्दी से बताइए मुझे। मोर देन, वेरी गुड। देखो अगर किसी को फिर भी ना समझ में आता हो तो आप ऐसे करके देख लिया करो, 7 बना लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उसके बाद कितने बचे 2, अपोजिट स्पिन में भरने शुरू कर दो, हो गए 9, ठीक है। अब देखो पहले मुझे क्या निकालना आना चाहिए, एस निकालना आना चाहिए, फिर एल निकालना आना चाहिए, फिर मुझे देखना है कि ये मोर देन हाफ फील्ड है तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, यानी मुझे क्या निकालना आ जाएगा साथ में, जे भी निकालना आ जाएगा। अब जे भी निकल गया तो जे पता है, यहां भी जे पता है, ये वैल्यू तो आ जाएगी, अब कौन रह जाएगा जी, सिर्फ इसका खेल रह गया, ये मुश्किल नहीं है ना करने, आ रही है क्या बात समझ में? अब मुझे क्या निकालना है एस, अब देखो इसकी प्लस हाफ इसकी माइनस हाफ 0 हो गई, इसकी प्लस हाफ इसकी माइनस हाफ 0 हो गई, कितने रह गए 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए और प्लस हाफ स्पिन के रह गए, तो क्या हो गया कितनी आ गई इसकी वैल्यू 5/2। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है एस कैसे निकालते हैं? अब निकालना है एल, अब एल के लिए वही तरीका अपना लो, इसके ऊपर +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3, अब करते जाओ, 3 के साथ कितने प्रेजेंट लगाना मुझे 3 2 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है दोनों के पास +2 है, 1 इंटू 1 प्लस में 0, 1 इंटू -1, 2 इंटू -1, 3 इंटू -1, अब काउंट कर लो, 3 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, 11 माइनस 3 इंटू 5 6, कितना आ जाएगा 5, कितनी बार समझ में आ गई? अब तो कुछ रह ही नहीं गया, एल प्लस ये रही आपके पास एल की वैल्यू और ये रही आपके पास एस की वैल्यू, ठीक है। कितनी आ जाएगी हमारे पास और 7.5, ठीक है। बात ये होगी सबको 2 × 10 10 15, 15/2 that is 1.5, ठीक है। अब कुछ रह ही नहीं गया, मुझे इस फॉर्मूले पे जाना है, ये ईमेल मेरे पास आ चुकी है, सिर्फ कौन पेंडिंग है यहाँ पे जी, दैट इज लेंटे स्प्लिटिंग फैक्टर, कल भी मैंने आपसे बात की थी लेंटे स्प्लिटिंग फैक्टर, ये मुझे डिस्कस करना है, ठीक है। अब मैं इतना रब कर रही हूँ, मेरे को बस नहीं यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए थी मुझे, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जे की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, वो कर ली,
जे मैं यहां लिख देती हूँ, जे इज इक्वल टू 7.5। अब यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, फिर मैं आगे निकालना बता दूंगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है बच्चे, अब यहां से मुझे निकालना है जी वैल्यू। अब मैं सारा रब कर रही हूँ, आपको इतना समझ में आ चुका है। मैं आपसे बात करने वाली हूँ यहाँ से जी की। जी की मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कल। क्या बताई थी? 1 प्लस जे, जे प्लस 1 प्लस एस, एस प्लस 1 माइनस एल, एल प्लस 1 बाय 2j, j प्लस 1। अभी मैं लिख देती हूँ s की वैल्यू और l की वैल्यू भी। s की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? 5/2 यानी 2.5, और l की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? 5। ये तीन वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है जो मेरे पास आई थी। क्यों लिखी है? क्योंकि मुझे j निकालने के लिए यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 प्लस जे की वैल्यू पुट करना 7.5, 7.5 प्लस 1 8.5 प्लस एस क्या पुट करूं? 2.5, 2.5 इंटू 2.5 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा? 3.5 माइनस 5 और 5 प्लस 1 6। ठीक है, बाय में 2, जे फिर से रख दो, 2 इंटू 7.5, 7.5 प्लस में 1 यानी 8.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 63.75 प्लस में इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 8.75 माइनस में कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, डिवाइड बाय क्या करना है? 2 इंटू दिस, ये आ जाएगा हमारे पास 127.5। ठीक है, अब मेरे पास ये कितना आएगा सॉल्व करके? 1 प्लस में 42 पॉइंट, हम उसको सॉल्व कर लेंगे जैसे 42.50 बाय में 127.5, दैट इज ओवरऑल इक्वल टू 1.33। तो आपके पास g की वैल्यू कैलकुलेट करने से कितनी आ गई? 1.33। ठीक है, अब क्या रहेगा? कुछ भी तो नहीं, कुछ कर दो 1.33, और यहां क्या पुट करना है? j की वैल्यू आपके पास आई थी 7.5 और 7.5 प्लस में 1, इतना बोहर मैग्नेटन। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10.62 बोहर मैग्नेटन। इज इट क्लियर नाउ? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सभी को क्लियर हो गया? अब आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर निकालना आ जाए, सबसे पहला स्टेप यूज करना है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर देखना है उसमें वो हाफ फिल्ड है, वो फुल्ली फिल्ड है, या फिर वो एम्प्टी है। अगर ये तीनों है तो दूसरा फॉर्मूला लगा के जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अगर उसके अंदर इन तीनों के अलावा कोई भी केस बचता है तो इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। इसके लिए हमें जे की वैल्यू अलग कैलकुलेट करनी होगी और जे की वैल्यू अलग कैलकुलेट करनी होगी। जे की वैल्यू आपको समझ में आ गई है, लेस देन हाफ फील्ड है तब क्या यूज करना है, और मोर देन हाफ फील्ड है तब क्या यूज करना है। टॉपिक पे चल सकते हैं, करें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। ठीक है, अब देखो हम क्या कहते हैं कि कलर जो है लेंथेनॉइड्स में जनरली क्या होते हैं, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो सिल्वरी वाइट होते हैं, लेकिन many lanthanoids shows distinct colors।
वो कैसे रहेंगे, वो जनरली सिल्वरी व्हाइट कलर के रहते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कलर यानी डिस्टिंक्ट कलर शो करते हैं, चाहे तो वो एलिमेंटल स्टेट या हम कह सकते हैं सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस सॉल्यूशन में भी, मतलब अलग अलग कलर भी शो करते हैं, सॉलिड स्टेट में हो या एक्वस सॉल्यूशन में हो उसमें अलग अलग कलर शो करते हैं। तो ये कलर, हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि कलर जो है लैंथेनॉइड्स में आता किसकी वजह से है, तो जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे हम यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कलर आता है। ठीक है, अब कौन सा कलर कैसे आता है, एक आपकी बुक में टेबल गिवन होगी कि जो कलर आता है वो जनरली एनायंस का, यानी जो उसके साथ एनायंस, जिसको हम बाद में भी लिगेंड्स की बात करेंगे कि लिगेंड्स का कलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है। ये मैं बात कर रही हूँ एफ की बात कर रही हूँ, एफ ब्लॉक की बात कर रही हूँ, मैं डी ब्लॉक की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर ब्लॉक में जो कलर आता है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से आता है, इनमें भी चेंज होगा, इनमें भी कोई परफेक्ट नहीं है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कलर उसी की वजह से आए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं दो तीन चीजें आपसे डिस्कस करूंगी जिसमें मैं एफएफ ट्रांजिशन की बात करूंगी, एफडी ट्रांजिशन की बात करूंगी, चार्ज ट्रांसफर की बात करूंगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जो कलर आ रहा है हमेशा ही वो एफएफ से आएगा या हमेशा ही एफडी से आएगा। मैंने आपसे सिर्फ इतनी बात की, कलर डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे जो एफ में प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपसे क्या कह रही हूं, जो कलर आ रहा है उसमें केटायन पे डिपेंड करता है, टोटली जो डिपेंडेंस है वो केटायन पे है, एनायन या लिगेंड की कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा लिगेंड उसके साथ जुड़ा है, तो कलर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है लिगेंड्स पे। ठीक है, तीसरी बात मैंने क्या कहा कि जो NF यानी NF इन द सेंस मैं 4F की बात कर रही हूं, मैं 4F की बात कर रही हूं। ठीक है, जो 4F में मान लो वो N कितने हैं, एक NF और एक 14 माइनस NF, यहां पे 4F की तो बात कर रही हूं, लेकिन 4 के अंदर कितने, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं सीरियम और दूसरा एग्जांपल मैं ले लेती हूं यट्रियम, सीरियम 3 और यट्रियम 3। ठीक है, अब सीरियम 3 में बताना F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, F1 रहेगा, ऑब्वियसली 4F की बात कर रही हूं, यहां भी 4F की बात कर रही हूं, F कितना रहेगा 1 रहेगा, और ये ट्रिपियम 3 के अंदर क्या रहेगा 14 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 आया ना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब है NF और यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ जो अनपेयर्ड है वो ले रही हूँ मैं। ठीक है, 4F तो कॉमन है, तो सारे ही 4F की तो बात कर रहे हैं, ये जो N बता रही हूँ मैं, इस N को ब्रैकेट में कर देती हूँ अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो, ये N क्या है नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो F इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सीरियम पॉजिटिव में, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो F बचेगा यहाँ पे, क्योंकि D1 और S2 यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा F1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 1 और यट्रियम के अंदर मैं मतलब N14 माइनस N करूं, यानी 14 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये क्या बचेगा 13F, यानी F13 किसमें आता है, यट्रियम के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बात कर रही हूं यहाँ पे कि NFO और 14 माइनस NFO इन दोनों के अंदर कलर जो है वो सिमिलर आएंगे। ये कह रहा है सीरीज के अंदर NF और 14 माइनस F वाले जितने एलिमेंट्स होंगे, यानी सीरियम 3 और यट्रियम 3, ठीक है, उसके अंदर कलर क्या रहेगा सिमिलर रहेगा, यानी ये भी कलरलेस है और
ये भी कलरलेस है। अब एक बात और ध्यान दें, मैं सिमिलर कह रही हूं, सेम नहीं कह रही। अगले एग्जांपल में बता देती हूँ उसको कैसे। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेती हूं मैं, Pr3 पॉजिटिव, जिसके अंदर कितने हैं, n की वैल्यू यानी f इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और Cm3 पॉजिटिव यानी 40, अगर इधर 2 है तो 40 माइनस 2f, यानी इसमें और इसमें सिमिलर कलर है, सेम नहीं है। ये कैसा कलर है, ये हमारे पास है ग्रीन कलर का, ठीक है, और इसका जो कलर आएगा वो क्या आएगा, पेल ग्रीन आएगा। मतलब यहां से एक बात समझ में आती है कि हम जो है यहां पे कलर्स को बता रहे हैं। कलर्स बताने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होना, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेजेंस है वो कैसे बता रही है, वो कह रहा है कि सिमिलर है अगर कलर, तो किस किस में सिमिलर है, NF और 14 माइनस NF वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनमें कलर सिमिलर है, ठीक है। सेम नहीं कहा मैंने, सिमिलर कहा। अगर सेम बोलती तो दोनों ही ग्रीन होने चाहिए, ये ग्रीन है, ये पेल ग्रीन है, यानी थोड़ा सा स्लाइट सा डिफरेंस है, ठीक है। तीसरी बात, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। आपकी बुक में पूरी टेबल दी हुई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रही हूँ। जैसे सेलेनियम है, सेलेनियम 3 में क्या है, 5f इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, यानी 5 अनपेयर्ड f इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और इधर से मैं कह सकती हूँ डायस्ट्रोसियम 3 के अंदर क्या है, यानी 14 माइनस 5f, मैंने भाई 14 माइनस nf कर दिया, ठीक है। तो इसका कलर आपके पास आएगा येलो और इसका कलर आएगा आपके पास पेल येलो। फिर से बात कह रही हूं, ये सिमिलर कलर देते हैं, सेम नहीं बोल रही मैं आपको, बस आपको कलर का अंदाजा हो रहा है कि जब 5 एफ अनपेयर्ड होते हैं तो उस टाइम पे उसका कलर क्या होता है, बस आपको इतना ही पता चल रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे यूरोपियम है, यूरोपियम 3, ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारे पास 6 एफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। और ऐसे ही आप इसमें देखें तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, 14 माइनस 6f, ठीक है। ये करेंगे तो इसके अंदर कलर क्या आ रहा है, पेल पिंक आ रहा है, और इसके अंदर भी क्या आ रहा है, पेल पिंक आ रहा है, ठीक है। वो सेम हो सकते हैं लेकिन सिमिलर हम वर्ड यूज करेंगे क्योंकि सबके अंदर सेम नहीं होता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सबको। फिर हम बात करेंगे कि ये कलर आने का रीजन क्या है। ये तो हमने बता दिया कि जो कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है, ऑब्वियसली उनके अंदर अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से आ रहा है। लेकिन ये अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि कलर आ रहा है, तो उसका रीजन हमारे पास क्या रहता है, कलर किस वजह से आता है, यहाँ पे जनरली ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन, ठीक है। एफ एफ सॉरी, कलर जो है हमारे पास किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू एफ एफ ट्रांजिशन विद इन द 4f ऑर्बिटल्स, यानी 4f लेवल्स के अंदर ही, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एफ एफ ट्रांजिशन होती है। एफ एफ ट्रांजिशन होती है तो उससे क्या होगा, जब जो है वो ट्रांजिशन होके एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तो वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। पता है ना हमें, विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी विजिबिलिटी जो आ रही है वो विजिबल रीजन जो होता है स्पेक्ट्रम का वहां से आ रही है, यानी कलर जो ऑब्जर्व हो रहा है या यानी एब्जॉर्ब हो रहा है, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमें क्या एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है, वो एनर्जी जो इसको ट्रांजिशन से मिल रही है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहां से कलर दे रहा है, विजिबल रीजन से आपको एक कलर ऑब्जर्व हो जाता है। तभी तो हम ये बता रहे हैं कि इस एलिमेंट का ये कलर आ रहा है, इस एलिमेंट का ये कलर आ रहा है,
ठीक है, तो कलर किसकी वजह से आया, एफ एफ ट्रांजिशन हो रही है और ट्रांजिशन से वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन से, इसलिए क्या कर देते हैं, वो कलर दे देते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम कहते हैं सॉरी, दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि यहां से जब कलर आता है तो कलर आने के बाद जो हमें बैंड्स मिलते हैं कि कलर जो है वो कितनी पीक पे आया है। ठीक है, तो ये जो बैंड्स आते हैं वो बहुत शार्प आते हैं, कहां पे, एफ एफ ट्रांजिशन के केस में। रीजन बताएंगे हम कि क्यों शार्प आते हैं, जबकि जब आप डीडी ट्रांजिशन पढ़ते थे तो वहां पे डीडी ट्रांजिशन के अंदर जब आपको बैंड्स मिलते थे, जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स आते थे वो ब्रॉड होते थे। वो कैसे होते थे, ब्रॉड होते थे, जबकि एफएफ ट्रांजिशन के अंदर क्या मिलते हैं, हमें शार्प बैंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये शार्प बैंड मिलने का हमें रीजन क्या है, क्योंकि एफ के केस में हमने कल भी बताया था ये क्या होते हैं, वेल शील्डेड होते हैं। वेल शील्डेड का मतलब क्या है कि ये बहुत डीपली प्रेजेंट है, डीप इनसाइड द एटम। जो एफ ऑर्बिटल्स है काफी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो बाहर से जो इनका इंटरेक्शन है, यानी जो लिगेंड्स का इंटरेक्शन है वो लिटिल रहता है, यानी कम रहता है, और लिगेंड्स कम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि लिटिल इफेक्ट ड्यू टू नेचर एंड द टाइप ऑफ लिगेंड्स। अगर कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल है, अगर वो अंदर की तरफ है, जैसे टी ऑर्बिटल पे वो बाहर की तरफ है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लिगेंड्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है तो उससे क्या होता है, अभी मैं यहां से बात की थी ना, लिगेंड्स का इफेक्ट हो रहा है तो उसके साइड में इलेक्ट्रिक जो फील्ड है लिगेंड्स का वो जनरेट होगा, और वो जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, स्पेक्ट्रा में चेंज आएगा, इसलिए उनके स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, ब्रॉड होते हैं। जबकि एफ एफ ट्रांजिशन के केस में, यानी जो एफ ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, एफ ऑर्बिटल्स अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है यानी वेल शील्डेड है। वेल शील्डेड होने का मतलब क्या है कि लिगेंड्स का इफेक्ट कम है, यानी कैसा भी लिगेंड है उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पहले पॉइंट में कहा था कि नेचर ऑफ लिगेंड, की लिगेंड कैसा है, एंड द टाइप ऑफ लिगेंड, कि कोई लिगेंड हम चेंज कर रहे हैं तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एफ आयंस पे, यानी जो एफ ब्लॉक के आयंस हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब ज्यादा इफेक्ट ही नहीं है तो इस पीक पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये जो बैंड है हमारे पास कैसा आ जाएगा, शार्प आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कि हमारे पास इसमें शार्प बैंड क्यों आ रहा है, और डीडी वाले में हमारे पास ब्रॉड बैंड क्यों आते हैं। ठीक है, यानी इनमें लिटिल डिपेंडेंस है ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है, हाँ जी सभी को क्लियर है क्या, कोई भी डाउट? चलो नेक्स्ट हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने आपसे बात की थी, जितने भी आयंस की मैंने आपसे बात की थी वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में की थी। कलर की जब मैंने आपसे बात की, मैंने कहा कि जो NF है और जो 14 - NF है वो सिमिलर कलर शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, यहां पे और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ, क्योंकि F की बात कर रही हूं तो मैं यहां बात कर लूंगी हैविंग सेम नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी के अंदर F0 है तो दूसरे वाले के अंदर भी क्या होना चाहिए, F0 होना चाहिए। जैसे मैं बात कर लूं सीरियम 4, ठीक है, और यहां बात कर लूं लेंथेनम 3, ठीक है, तो आप देखते हैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है अगर, तो 1 ही मिनट लगेगा आपको
सीरियम 4 में कितना बच जाएगा, F0 बच जाएगा, और लेंथियम 3 में भी कितना बच जाएगा, F0 बच जाएगा। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस और नो? भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो मींस सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यानी उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी F में 0 है और यहाँ पे भी F में 0 है। मैं इन दोनों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकती हूँ? तो मैंने आपसे बस इतनी बात करनी है, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो तो उस टाइम पे उसके अंदर सिमिलर या फिर सेम कलर नहीं होगा। इसका कलर हमें मिलता है ऑरेंज रेड, और ये हमारे पास होता है, ये हमने पढ़ा ही था, ये होता है कलरलेस। यानी दूसरी बात और निकल के आ गई कि अगर आप ये देख रहे हैं ना कि अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम हो या +4 +3 सभी को चेक करके देख रहे हैं, तो ये मैंने फंडा से बताया है, जब उसके अंदर NF और 4 - 14 - NF आ रहे थे तब तो आप कह रहे थे सिमिलर कलर्स हैं, लेकिन अगर वो +2 में आ गया या फिर +4 में आ गया तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तब क्या देखना है, अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो उनके कलर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद भी सेम कलर या सिमिलर कलर नहीं देंगे। इसका कलर है हमारे पास ऑरेंज रेड और इसका कलर है हमारे पास कलरलेस। ठीक है, एक और एग्जांपल बता देती हूं मैं। जैसे हमारे पास है सीरियम, सीरियम को हमने ले लिया, सेमेरियम ले लेते हैं, सेमेरियम 2, और एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यूरोपियम 3। ठीक है, अब सेमेरियम 2 और यूरोपियम 3 की एक बार कॉन्फ़िगरेशन देखना। सेमेरियम में क्या आ जाएगा, जल्दी से देखेंगे, F6, और यूरोपियम 3 में भी क्या होता है, F6। क्या मैं इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकती हूँ? सॉरी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद ये सेम कलर नहीं देंगे, सिमिलर कलर नहीं देंगे। इसका कलर क्या रहेगा, ब्लड रेड कलर, और इसका कलर क्या रहेगा, पेल पिंक। समझ में आ गई ये बात? सभी को क्लियर है? एक एग्जांपल और बता, लिथियम +2 और लुटियम +3। ये तो मैंने अभी बताया था आपको, क्या होता है, F14 होता है और क्या होता है, कलरलेस होता है। पढ़ लिया था हमने पहले ही जब मैंने कलर बताए थे। ये ट्रिटियम के केस में 2 पॉजिटिव स्टेट में क्या रहेगा, ये F14 ही रहेगा। ठीक है, अब ये क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, कलर सेम या सिमिलर नहीं आएगा। इट इज येलो इन कलर एंड इट इज कलरलेस। क्या सभी पॉइंट हमें क्लियर हो गए हैं? ठीक है, नेक्स्ट, अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो कलर आता है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी पहले कि कलर आपको हमेशा FF ट्रांजिशन की वजह से नहीं मिलेगा। जो कलर आ रहा है ब्लू एलिमेंट्स में वो हमेशा ही FF ट्रांजिशन की वजह से नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वो किसकी वजह से हो सकता है, वो FD ट्रांजिशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी हो सकता है। डिस्कस करेंगे अभी। फिर हम कहते हैं कि कलर आने का रीजन सिर्फ FF ट्रांजिशन नहीं है, वो FD ट्रांजिशन भी हो सकता है, वो चार्ज ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो FF ट्रांजिशन की वजह से है तो कैसे बैंड्स देगा, लो इंटेंसिटी बैंड्स देता है। ठीक है, क्योंकि यहां जो हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं वो अलाउड नहीं होती, और जो FD ट्रांजिशन की वजह से जो कलर आता है वो हमें क्या देता है, इंटेंस बैंड देता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पे
जो कलर आ रहा है वो इन उनकी इंटेंसिटी हाई होती है और बैंड क्या आता है, ब्रॉड बैंड्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ट्रांजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। और थर्डली हम बात करेंगे कि अगर कलर आ रहा है और उसमें एफ एफ ट्रांजिशन भी नहीं हो रही और एफ डी ट्रांजिशन भी नहीं हो रही, तो वो कलर किसकी वजह से आ रहा होगा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। चार्ज ट्रांसफर को मैं आपको क्या समझाऊंगी, जैसे हम यहाँ बात करेंगे जनरली लीकेज टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है, इसको मैं डिटेल में बता रही हूँ। एग्जांपल कि यहाँ पे जो कलर मान लो अगर एफ एफ से नहीं आ रहा है, एफ डी से नहीं आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा होगा, चार्ज ट्रांसफर की वजह से आ रहा होगा। तो चार्ज ट्रांसफर में वैसे तो दो केसेस बनते हैं, या तो मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है या फिर लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं लीगेंड टू मेटल अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए दो कंडीशन होती है कि इसके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अगर ये चार्ज ट्रांसफर कर रहा है तो इसके पास स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी दूसरों को इजीली रिड्यूस कर देना चाहिए। रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि ये लिगेंड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे पाए, और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या, रिड्यूस करना। यानी इसके पास कंडीशन है, दो कंडीशंस होती है कि लिगेंड तो अगर मेटल हो रहा है तो लिगेंड के पास ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है, यानी सामने वाले को रिड्यूस होने के लिए मजबूर कर दे। और मेटल ऐसा होना चाहिए कि वो उसके पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो, यानी मेटल तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट समझते हैं ना। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, वो भूखा है। अगर मैं जनरल लैंग्वेज की बात करूं, देसी भाषा की बात करूं कि वो भूखा है इलेक्ट्रॉन का, जैसे मैं बात करूं कि सीरियम +4, ये तो बिल्कुल ही भूखा हो गया, F0 हो गया, ठीक है, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन का भूखा बैठा है 4, यानी इसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ गया। ये +3 भी होता है वैसे तो, लेकिन इतना भूखा हो गया कि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया, ठीक है। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे आके ये कितना हो गया, F0 हो गया। इसका मतलब मेटल की तो कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, और लिगेंड की कंडीशन है कि इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड यानी इतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए कि उसके पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूं, जैसे मैंने अभी सीरियम की बात की आपसे, ठीक है, तो जैसे सीरियम है, सीरियम क्या हो गया, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ गया, यानी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई इसकी, ठीक है। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग येलो कलर देगा। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि इसने लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिया है। समझ रहे हैं बात, इसका मतलब क्या है कि यहां लिगेंड रहा होगा ना, अगर ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें कलर आ रहा है, देखो ट्रांजिशन तो तब होती है ना जब F में इलेक्ट्रॉन होगा, इस केस में तो F खत्म हो चुका है यानी F0 हो चुका है, तो ट्रांजिशन कहां से करेगा। अब ट्रांजिशन नहीं कर रहा फिर भी कलर दे रहा है, तो क्यों, मैंने आपसे बात की ना, या तो एफ हो सकती है या एफडी हो सकती है, और तीसरा क्या हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर। भाई एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, फिर भी कलर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसका मतलब वो कलर किस वजह से आ रहा है, चार्ज ट्रांसफर से। मुझे कैसे पता चला चार्ज ट्रांसफर से आ रहा है, मैंने दो कंडीशन बताई थी भाई, लिगेंड स्ट्रांगली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखता होना चाहिए और मेटल के पास क्या होना चाहिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो यहां मुझे दिख रहा है सीरियम, अभी मैंने कहा था कि सीरियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट F0 कर देता है, तो यानी ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे जो कलर आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग येलो कलर का कंपाउंड आ रहा है ना, इंटेंस जो कलर आ रहा है येलो, सीरियम +4 का, तो किसकी वजह से आ रहा है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या समझ में आ रही है ये बात, यस और नो। ऐसी एग्जांपल और भी है,
सेलेनियम टू, वो कैसा कलर दे रहा है? ब्लड रेड कलर। तो वो भी किसकी वजह से है? चार्ज ट्रांसफर की वजह से। क्या हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कलर एंड स्पेक्ट्रा ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किसी को कोई भी डाउट है? सभी को क्लियर है? कोई बात नहीं बच्चे, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, उसकी आप टेंशन ना लें। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, एक आधी बार हो जाता है ऐसा, उसकी आप टेंशन ना लें, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूं। सभी माइक ऑन ना करें, वन बाय वन ऑन करते रहें। रितिका, प्रियंका, विनती, मोहित, बच्चे अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। अनुष्का, अमित, नवीन, मनीष, राहुल, अनुराधा, शिवम, अंतिका, अंकिता, शिवा, आयुषी, पंकज, संजू, मुकुल, आजू, मोहित, सूरज, लोकेश, विकास, जितेंद्र, योगेश। शिवा माइक ऑफ करो बेटा अपना। जितेंद्र, राधिका, शुभम, तुषार, अंतिमा, दीक्षा, उत्तम, सुमित, भानुमति, जावेद, आशीष, पंकज, मनीष, योगेश, नैन्सी, वीरेन, रितु, सुमित कुमार। ठीक है बच्चे। हाँ बच्चे, हो गई शिवा की। बीच बीच में माइक ऑफ कर लिया करो, अगर मैं बोल रही हूँ तभी बोला करो। और दूसरी बात, सभी बच्चे सुनो, अभी इस टाइम पे मेरे पास 31 बच्चे ही प्रेजेंट दिखा रहा है 87 में से। 170 में से यहाँ पे 32 बच्चे प्रेजेंट हैं। आप देख लो आपकी अटेंडेंस कहाँ है। हाँ जी लग गई। जो बच्चे मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं सबकी लग गई है। लग गई बच्चे, लग गई। आप ऑनलाइन शो हो रहे हैं मुझे यहाँ पे, 31 बच्चे मुझे यहाँ पे ऑनलाइन दिख रहे हैं, सभी की लग चुकी है। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो सुने कि यहाँ पे जितने बच्चे प्रेजेंट हैं एटलीस्ट वो तो आए, और बाकी धीरे धीरे बाकी फ्रेंड्स को बोलो कि 170 में से 87 ने ही क्यों एनरोल किया है अभी तक। अपने फ्रेंड्स को बोलो।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए कल मिलते हैं।